हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर ध्यान न देकर सिर्फ ऑडियो को सुनें। हम डायरी की जुबानी आपको अपने ऑडियो के आधार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ऑडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। अब सुने ये कहानी। युग सोचने लग जाता है, पापा की आवाज कैसे आ सकती है। पापा तो 13 साल पहले ही गुजर चुके हैं। जरूर कुछ और बात है। युग उसके पास ही जमीन पर सो रहे कायर को उठाने लग जाता है। युग कायर को उठाते हुए कहता है, कायर, ओ कायर, उठ यार। कायर इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो उठ नहीं रहा था। कायर के ना उठने पर युग अभिमन्यु को उठाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, उठ भाई, उठ न यार। इसलिए कहता हूँ इंसान को इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि होश ही न रहे। कायर और अभिमन्यु के ना उठने के बाद युग कछुए को उठाने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था जब वो दोनों ही नहीं उठे तो कछुआ क्या उठेगा। युग के पिता की फिर से आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, ऊपर आओ बेटा। युग खुद से कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से ही आ रही है, पर ऊपर तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज ऊपर से कैसे आ सकती है? कहीं घर के अंदर कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए? नहीं, अगर चोर घुसते तो वो पापा की आवाज में बात नहीं करते, ना ही मेरा नाम लेते। जरूर कुछ और बात है और इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर युग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे युग सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था, उसके पिता की आवाज तेज होती जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते युग उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिस कमरे के अंदर यक्षिणी कैद थी। कोठी में लाइट नहीं थी, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर दरवाजे के ऊपर बना शैतान का नंबर 666 लाल रंग में चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने अपने खून से लिखा हो। युग दरवाजे के सामने खड़ा ही था कि तभी उसे फिर से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे मुक्ति दिलाने जरूर आओगे। मैं इतना अभागा बाप हूँ कि अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार तक नहीं देख पाया। अपने पिता की आवाज सुनकर युग भावुक हो जाता है और वो भी रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। युग के पिता की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी लाश यही अंदर है बेटा। मेरी लाश का अंतिम संस्कार करके मुझे मुक्ति दिला दो बेटा। मेरी लाश को बाहर निकालो। दरवाजा खोलो युग बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग पूरी तरह भावना में बह चुका था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि कमरे के अंदर यक्षिणी कैद है। युग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं मुक्ति दिलाऊंगा पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ। युग दरवाजे पर लगे ताबीज को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे ही ताबीज को छूता है, कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। अचानक किसी को अपना हाथ पकड़ते देख युग डर जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जिसने अपने एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से युग का हाथ। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और ये तू क्या करने जा रहा था? तुझे पता है ना इस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी इसे खोलने जा रहा था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू आ गया, अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे पता है इस कमरे में मेरे पापा की लाश है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालूं और उन्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने पापा की आवाज सुनी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पी हम तीनों ने रखी है और चढ़ तुझे रही है। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी लाश को निकालो यहाँ से। दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु के भी होश उड़ जाते हैं। उसने जितनी विस्की पी रखी थी सारी एक बार में ही उतर जाती है। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार तू तो सच कह रहा था, आवाज सच में सुनाई दे रही है, मुझे भी दी। वही तो कह रहा हूँ यार, और आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है, पर इस कमरे में तो यक्षिणी है ना। युग और अभिमन्यु की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। दोनों एक दूसरे की सूरत ढूंढते जा रहे थे। दोनों डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग फिर भावुक हो जाता है और अभिमन्यु से कहता है, यार पापा आवाज दे रहे हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, उनकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, वो तेरे पापा की आवाज नहीं है।
मैं अपने पापा की आवाज पहचान सकता हूँ। यार अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये यक्षिणी की आवाज है जो तेरे पापा की आवाज निकाल रही है ताकि तू ये दरवाजा खोल दे और वो आजाद हो जाए। नहीं अभिमन्यु, ये यक्षिणी की नहीं मेरे पापा की आवाज है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकाल कर उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला दूं। युग ये यक्षिणी की एक चाल है, समझ मेरी बात को। मैं तुझे बताता हूँ, आत्माएं ज्यादातर वही बात दोहराती हैं जो काम उन्हें अपने शिकार से करवाना होता है। और तूने एक बात नोटिस की, जब से तेरे पापा की आवाज आ रही है वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं और वो ये है कि युग बेटा दरवाजा खोल, युग बेटा दरवाजा खोलो, क्योंकि वो तेरे पापा की नहीं यक्षिणी की आवाज है। वो चाहती है तू दरवाजा खोले और वो बाहर निकले। नहीं अभिमन्यु, वो यक्षिणी की नहीं मेरे पापा की आवाज है। वो चाहते हैं मैं दरवाजा खोलकर उनकी लाश बाहर निकालूं। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की इतनी आवाज सुनाई दी थी कि फिर अंदर से कोई दरवाजा ठोकने लग जाता है। कोई अंदर से जोरों से दरवाजा ठोक रहा था। दरवाजा हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु डर जाता है और डरते हुए कहता है, देखियो यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर आत्माएं होती हैं वहाँ पर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है। ये सब उसी का असर है। हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। चल मेरे साथ नीचे चल। अभिमन्यु लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा था पर युग पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं हो रहा था। युग अपने पिता की आवाज सुनकर इतना भावुक हो गया था कि वो भूल गया था कि क्या सही है और क्या गलत। युग के कानों में बार बार उसके पिता की आवाजें गूंज रही थी, युग बेटा दरवाजा खोलो, युग बेटा दरवाजा खोलो। युग दरवाजे पर लटक रहे ताले को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर बंधे अलग अलग धर्म के ताबीज और लाल रंग के कपड़े हटाने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है युग, रुक जा, ऐसा मत कर वरना तू सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। अभिमन्यु के समझाने पर भी युग नहीं समझता और वो सारे ताबीज दरवाजे से निकाल कर फेंक देता है। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, ये तूने क्या किया युग? तुझे जरा भी अंदाजा है अब क्या अनर्थ होगा? युग ने ताबीज तो निकाल दिए थे पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ताला कैसे तोड़े। ताला तोड़ने के लिए युग अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है जिससे वो ताला तोड़ सके। अभिमन्यु फिर युग को समझाते हुए कहता है, रुक जा युग, अभी भी वक्त है, दरवाजा खोलने की जिद छोड़ दे, ये सब ठीक नहीं है। ये तू क्या ढूंढ रहा है? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। युग अभिमन्यु की बात पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर अभिमन्यु हो ही ना, सिर्फ युग अकेला हो। युग को फर्श पर ही एक हथौड़ा पड़ा मिल जाता है। वो उसे उठाकर दरवाजे के पास जाने लग जाता है। युग को दरवाजे के पास जाता देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि वो हथौड़े से ताला तोड़ने जा रहा है, इसलिए अभिमन्यु उससे पहले ही दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और युग को रोकते हुए कहता है, नहीं युग, मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। युग गुस्से से कहता है, देख अभिमन्यु मेरे सामने से हट जा, वरना मुझे भी नहीं पता आज मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। मुझे दरवाजा खोलने दे, समझा? नहीं युग, मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। यदि दरवाजा खुल गया तो यक्षिणी बाहर आ जाएगी और यदि एक बार यक्षिणी बाहर आ गई तो फिर तब बर्बाद हो जाएगा। गांव में फिर से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को हथौड़ा दिखाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जा मेरे सामने से, वरना। अभिमन्यु भी गुस्से से कहता है, वरना क्या युग? ये हथौड़ा तू मुझ पर मारेगा? मारना है तो मार दे, पर मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। युग जानता था अभिमन्यु बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वो दरवाजे के सामने से नहीं हटने वाला, इसलिए वो अभिमन्यु को दरवाजे के सामने से हटाने की दूसरी तरकीब सोचने लग जाता है और कहता है, अभिमन्यु, उस दिन जब तू मुझे काला झाड़ी जंगल में मिला था तो तू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से भूत को खोज रहा था ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, हाँ, तो तू ये सब बातें अभी क्यों कर रहा है? युग प्यार से अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, तो यार भूत पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि अंदर कुछ न कुछ तो है और तू एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अगर तू ही डरने लग गया तो कैसे चलेगा? जरा सोच कर देख, अगर मैंने ये दरवाजा खोल भी दिया तो और कुछ हुआ भी तो तू उसे पकड़ सकता है ना? आखिर तू एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। युग, मैं ना भूतों को खोजता पकड़ता हूँ, यक्षिणी को नहीं, समझा? ये भूत और यक्षिणी में बहुत फर्क होता है। यक्षिणी दूसरे लोग से आई है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, एक बात बता दो, सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है ना? कहीं झूठ मूठ की डिंगे तो नहीं हाँकता? मुझे तो लगता है कि तुझे वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने धक्का मारकर निकाल दिया होगा तेरे इस डर के कारण।
तभी तो तू यहाँ पर आया है, डरपोक कहीं का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखियो, तुझे जो बोलना है बोल, पर मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। तू चुपचाप हथौड़ा मुझे दे दे, वरना मैं नीचे जाकर कायर और कछुए को भी उठा दूंगा, और फिर वो दोनों तेरी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही तेरे स्टार्टअप में तेरी कोई मदद करेंगे। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु उसकी बातों में नहीं फंसने वाला, इसलिए वो हथौड़ा अभिमन्यु के हाथों में दे देता है। हथौड़ा हाथ में पकड़ते ही अभिमन्यु के कानों में युग की कड़वी बातें गूंजने लग जाती हैं। तुझे भगा दिया गया होगा पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने, धक्के मारकर निकाल दिया गया होगा, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अचानक से अभिमन्यु के हाथ पैर गुस्से के कारण फूलने लग जाते हैं। उसके हाथों की नसें दिखने लग गई थी। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। पता नहीं अभिमन्यु के मन में क्या आता है। अगले ही पल वो अपनी पूरी जान से हथौड़े से ताले के ऊपर वार कर देता है और ताला फट से टूट जाता है। ताले के टूटते ही कुछ देर पहले से जो दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। अचानक से चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ताला टूटते हुए देखकर युग खुश हो गया था। होता भी कैसे नहीं, उसे कमरे के अंदर से उसके पिता की लाश जो बाहर निकाली थी। अभिमन्यु दरवाजे पर का ताला हटा देता है और उसकी कुंडी खोल देता है। युग और अभिमन्यु दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। अभिमन्यु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जिस कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु के मोबाइल का टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहा था। पता नहीं ये कैसे हो रहा था। शायद ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। जैसे जैसे वो दोनों कमरे के अंदर घुसते जा रहे थे, बदबू और बढ़ती जा रही थी। वो बदबू उनके नाक के नथनों में पूरी तरह घुस चुकी थी। जलती बुझती रोशनी में अभिमन्यु कमरे में अभी तक बस यही देख पाया था कि कमरे में जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे और कई सारी किताबें थी। टेबल के ऊपर एक सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था, जिस पर अभी किसी का सूखा हुआ खून गिरा था। उस टाइपराइटर को देखकर तो अभिमन्यु की जान हलक में ही आ गई थी। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। युग उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, पापा कहाँ हैं आप? पापा कहाँ पर हैं आप? देखिए मैं आ गया। आप मुझे आवाज लगा रहे थे ना पापा? अभिमन्यु दबी हुई आवाज में युग के पैर पर धीरे से लात मारते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? युग किसे आवाज लगा रहा है? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और फिर से अपने पापा को आवाज लगाते हुए कहता है, पापा कहाँ हैं आप? युग ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत की भिन्नाती हुई आवाज सुनाई देती है, पापा नहीं, यक्षिणी बेटा। ये आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों दंग हो गए थे। युग हकलाते हुए कहता है, कौन? औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना सुनते ही अभिमन्यु फटाक से युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग भाग यहाँ से वरना दोनों मारे जाएंगे। युग और अभिमन्यु दोनों दरवाजे की ओर भागने लग जाते हैं। औरत की आवाज सुनाई देती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। युग और अभिमन्यु जितनी तेजी से कमरे से बाहर निकल सकते थे निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों सबसे पहले फटाक से दरवाजा वापस से लगा देते हैं। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद दोनों दरवाजे के ही नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं। अभिमन्यु हाँफते हुए कहता है, यार युग, क्या तूने भी अंदर वही आवाजें सुनी जो मैंने सुनी? युग भी हाँफते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, किसी औरत की आवाज थी। तू सच कह रहा था, वो मेरे पापा की आवाज नहीं थी। सॉरी यार, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती तो मुझसे भी हुई है। आखिर भूत पकड़ने के चक्कर में ताला तो मैंने ही तोड़ा था ना, मैं ही तो थॉर बन रहा था। क्या वो यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकल गई? तूने उसे बाहर निकलते हुए देखा? यार कुछ कह नहीं सकते, आत्माएं अदृश्य होती हैं, उनकी जिसे मर्जी होती है वही उन्हें देख पाते हैं। या फिर कोई तरीका नहीं है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकली या नहीं? एक तरीका है क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए पूछता है, अरे कहाँ खो गया? बताना क्या तरीका है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या बाहर निकल गई? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग, यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या नहीं इस बात का पता हमें खुद ब खुद 6 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, जब यक्षिणी किसी को अपना शिकार बनाएगी। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल हो रहा है क्या? तू क्या चाहता है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें? तुझे नहीं पता अपनों को खोने का गम क्या होता है। अगर परिवार के एक मेंबर को भी कुछ हो जाता है ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर तू ही बता क्या करे। यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या तूने किसी साई को कमरे से बाहर निकलते देखा था? नहीं यार, अंधेरा इतना ज्यादा था कि क्या बताऊं। मुझे तो अभी भी तेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, और जितना मैंने इन भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च की है उस हिसाब से आत्माएं उन्हें ही दिखती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती हैं, या फिर जिनकी राशि भारी या कोई दोष होता है। और हाँ, एक और चीज मैंने ये भी पढ़ी है कि जिस जगह पर आत्माएं कैद होती हैं, यानी जहाँ पर उन्हें बांध कर रखा जाता है, यदि आप उस जगह के साथ छेड़छाड़ कर दें या फिर वहाँ की कोई चीज छू लें तो वहाँ की आत्माएं बंधन से मुक्त हो जाती है। युग अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु युग के हाथ की तरफ देखता है तो बौखला जाता है। युग के हाथ में एक बहुत ही पुरानी काले रंग का पेन था। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये तूने कब उठा लिया? यार वो जब हम भाग रहे थे ना, तो पता नहीं कब ये मेरे हाथ में आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथों में थमा दिया हो। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वैसे अभी तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम 100% कंफर्म हो जाए कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार एक और तरीका है। अगर पहले की तरह कोई घटिया सा आइडिया हुआ ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं भाई, पहले मेरा आइडिया सुन तो ले। हाँ बोल। हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसके अंदर हमें भूतों का पता कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, उनके साथ संपर्क कैसे साधा जाता है, ये सब सिखाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे भूतों को पकड़ने के डिवाइस और टेक्निक हैं। अगर हम उनका यूज करें तो पता लगा सकते हैं कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं। वो यंत्र काम तो करते हैं ना? तेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस की तरह खराब तो नहीं है ना? नहीं भाई, सब ठीक है, बस कल घर से लाना पड़ेगा वो सब। ठीक है, फिर कल जैसे ही सुबह हो पहली फुर्सत में वो डिवाइस ले आना। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, बस हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके युग को घूरने लग जाता है। युग ये बात नोटिस कर लेता है और अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तू मुझे ऐसे पागलों की तरह घूर क्यों रहा है? तू ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कल जब तू आया था तो ये भूत पर यकीन नहीं करता था, और अब देखो मुझे ये पता करने को बोल रहा है कि यक्षिणी कैद से कहीं बाहर तो नहीं निकली। यार किसी ने कहा है ना, जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है। बस वही कहानी मेरे साथ हुई है। तुझे पता है, ये सब कांड होने से पहले मुझे मेरे पापा मेरे सपने में दिखे थे, जब वो मुझे पहली और आखिरी बार बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। और जब मैं नींद से उठा तो मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ गया ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जब ऊपर पहुंचा तो ये सब कांड होने लगा और तू आ गया। यही से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यक्षिणी कितनी शक्तिशाली है। वो हमारे सपने तक देख सकती है और उस चीज का फायदा उठा सकती है। यार शक्तिशाली कैसे नहीं होगी, सिर्फ डायन की ही नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी हैं उसके पास। भूल मत, वो दूसरे लोग से आई है। हाँ यार ये भी तो है, युग कुछ सोचते हुए कहता है। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं ताला तोड़ने वाला था तो तूने मुझे मना कर दिया, पर खुद मेरे हाथों से हथौड़ा लेकर वो ताला तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था तुझे कि एकदम से ताला तोड़ दिया? ये सब तेरे तानों की वजह से हुआ है। क्या कहा? मेरे तानों की वजह से? हाँ यार तुझे पता है, मैंने यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया है। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है। क्या? पर क्यों? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है। यार वो बात ये है कि अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे ताबीजों पर पड़ती है। वो बात को बदलते हुए कहता है, यार हमें ना ये सब ताबीज लाल कपड़ा उठा लेना चाहिए और दरवाजे को वैसे ही बंद कर देना चाहिए जैसे पहले था। अगर कछुए और कायर ने इसे खुला हुआ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों यक्षिणी के हाथों मरे या ना मरे डर के कारण जरूर मर जाएंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू। और एक बात, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये दरवाजा खोला था।
सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु दोनों उठकर वापस से दरवाजे को वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे वो पहले था। उसके ऊपर ताला, लाल कपड़ा और ताबीज भी बांध देते हैं। अब दरवाजा और ताला पहले की ही तरह लग रहा था। कोई कह ही नहीं सकता था कि ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया था। युग और अभिमन्यु दोनों वापस से नीचे हॉल में जाकर सोने की कोशिश करने लग जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों सो नहीं पा रहे थे। कमरे का हादसा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह के 7 बज रहे थे। युग, अभिमन्यु, कायर और कछुआ चारों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि ऐसा लग रहा था यदि दरवाजा जल्दी नहीं खोला गया तो वो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कायर की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही उसके बगल में सो रहे कछुए से कहता है, यार कछुआ, देखना कौन है, सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतनी जोर जोर से। कछुआ नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, यार तू ही देख लेना, मुझे नींद आ रही है। कायर कछुए को लात मारते हुए कहता है, उठना यार, कौन से तुझे राजकुमारी के सपने आ रहे हैं। कछुआ उठते हुए कहता है, उठ रहा हूँ ना, मार क्यों रहा है। जब कछुआ उठता है तो देखता है कि युग और अभिमन्यु भी उठ गए थे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। दोनों दरवाजे की तरफ देख तो रहे थे पर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कछुआ उन दोनों से कहता है, यार जब तुम दोनों उठकर ही बैठे हो तो तुम दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल देता, मेरी नींद क्यों खराब होने दी। युग अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। दोनों ही रात के हादसे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, इन दोनों को क्या हो गया, लगता है अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए कछुआ दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने सफेद धोती, कुर्ता और गले में लाल गमछा पहना हुआ था। बाल पूरी तरह सफेद और कुछ झड़ चुके थे। सिर के एकदम बीचों बीच चांद दिखता था। बूढ़ा कहता है, बेटा तुम ही युग बाबू हो क्या। अरे नहीं नहीं, मैं युग नहीं हूँ, आपको युग से मिलना है क्या। हाँ, हम तो युग बाबू से ही मिलने आए थे। कछुआ युग को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे युग जरा यहाँ पर आना, कोई तुझसे मिलने आया है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये मुझसे मिलने सुबह सुबह कौन आ गया। जब युग उस बूढ़े को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा पीयूष को साइड हटाता है और युग के कंधे छूते हुए खुश होने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बूढ़ा युग की कलाई पकड़ते हुए कहता है, बहुत बड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो बेटा। पीयूष मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा कौन है। युग कुछ याद करते हुए कहता है, आप बल्लू काका है ना। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, हाँ बेटा मैं ही बल्लू काका हूँ, बड़ी देर कर दी पहचानने में, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। 13 साल बाद तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। बल्लू काका युग के घर के पुश्तैनी नौकर थे जो बचपन से ही उनके घर पर काम किया करते थे। आप यहाँ पर कैसे, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। युग बाबू, मुझे क्या, पूरे गांव को पता चल गया है कि कोई परदेशी शहर से आया है। हम तो समझ गए थे कि वो परदेशी कोई और नहीं बल्कि हमारे युग बाबू ही होंगे। पर ये क्या, आप इस लाशों वाली कोठी में क्यों रुके हैं। आपको अपने घर पर रुकना चाहिए था ना। ये भी तो मेरा ही घर है ना बल्लू काका। हाँ युग बाबू, ये भी आपका ही घर है, पर आपको नहीं पता बड़ी मनहूस कोठी है ये। इसी कोठी ने तो हमारे बड़े मालिक यानी आपके पापा की जान दी थी। हमने तो ये भी सुना है कि यही कोठी उस डायन यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था। चलिए छोड़िए ये सब बात, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना आपको लेने आए हैं। बड़े मालिक ने आपको लेने के लिए भेजा है। युग हैरानी के साथ कहता है, बड़े मालिक मतलब बड़े पापा ना। हाँ युग बाबू वो ही। चलिए जल्दी से अपना सामान लाइए और चलिए हमारे साथ। नहीं बल्लू काका, मैं नहीं आ सकता। पर क्यों, अब मैं यहीं पर रहूंगा, यही मेरा घर है। बल्लू काका युग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आप बड़े मालिक से अभी भी नाराज हैं क्या। युग कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, पर युग बाबू बड़े मालिक की सजा आप बड़ी मालकिन को क्यों दे रहे हैं। वो आपकी राह ताक रही है। क्या कहा, बड़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ युग बाबू, जैसे ही बड़ी मालकिन को पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो उनकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो चाहती थी कि हम कल ही आपको लेने आ जाएं, पर रात हो गई थी और हमारे गांव में आज भी रात को नदी पार नहीं की जाती। आपको तो पता ही है कि ड्रोंगका मुचा गांव से बंगला मुड़ा गांव जाने का मात्र एक रास्ता है और वो है किश्नोई नदी। आप चलेंगे ना। युग
फिर कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माना मैं आपका नौकर हूँ और आप मेरे मालिक। मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। मैं बड़ी मालकिन से वादा करके आया हूँ कि आपको अपने साथ लेकर ही आऊंगा। युग बल्लू काका के हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे बल्लू काका, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कोई नौकर नहीं है, आप तो मेरे काका हैं। बल्लू काका, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ ही देर में युग तैयार होकर नीचे आ जाता है। युग को जाते देख कछुआ कहता है, यार तू जा रहा है तो फिर हम भी निकले यहाँ से। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी बिंदु के पास जाना है। कल रात से उसे नहीं देखा, पता नहीं कैसे होगा। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कई जमानों से उसे नहीं देखा। कायर कहता है, तू नहीं समझेगा, प्यार में एक एक पल दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अर्जुन उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, मैं भी निकलता हूँ। युग अर्जुन को मना करते हुए कहता है, अरे तू कहाँ जा रहा है? अगर तू चला जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? अरे उस काम का सामान लेने तो घर पर जा रहा हूँ, कल बताया था ना सामान घर पर है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों किस काम और सामान की बात कर रहे हो? अर्जुन बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वो ताला लेने की बात कर रहा है, ग्रेवयार्ड कोठी के लिए। अब तुझे तो पता है ना कि हमने ताला तोड़ दिया था बाहर वाले दरवाजे का, अगर कोई चोर घुस गया तो, इसलिए ताला लेने मुझे घर जाना है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे ताले की कोई जरूरत नहीं है, कोई चोर गलती से भी इस कोठी में चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। बल्लू काका और युग रोंग का मुचा गाँव जाने के लिए किश्नोई नदी पार कर रहे थे। सूरज की किरणें सीधे युग और बल्लू काका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण दोनों ही पसीने से भीग गए थे। नदी में घुटनों के ऊपर तक पानी था। उनके आगे पीछे कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। दिन में नदी का नजारा अत्यंत मनमोहक लग रहा था। युग और बल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी युग पूछता है, वैसे बल्लू काका, अभी वहाँ घर पर कौन कौन है? बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वहाँ पर अभी बड़े मालिक हैं, बड़ी मालकिन है और बड़ी मालकिन के भाई सुदेश बाबू, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी अमोदिता है। अच्छा। युग कुछ देर रुककर पूछता है, क्या वहाँ पर वंदना भाभी नहीं है? अरे हाँ, उनके बारे में तो बताना ही भूल गया। पर युग बाबू, वंदना बहू रानी का उस घर में होना ना होना एक समान है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बल्लू काका? मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब ये युग बाबू कि उस वक्त आप छोटे थे, इसलिए शायद आपको याद नहीं, जब यक्षिणी ने विराट बाबू को अपना शिकार बनाया था। बल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी युग बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी ने विराट भैया को अपना शिकार बनाया था? पर मुझे तो बताया गया था कि उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई थी। जब वो किश्नोई नदी पार कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो तो युग बाबू, आप उस वक्त छोटे थे ना, इसलिए यक्षिणी की सच्चाई आपको बताई नहीं गई थी, वरना आपके दिल में उसका खौफ बैठ जाता। वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी। किसी किसी मर्दों के शव मिलते थे और किसी के तो मिलते ही नहीं थे। हम किस्मत वाले थे कि विराट बाबू का शव हमें नदी के पास ही मिल गया था। युग बल्लू काका की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो गौर से नदी पार करते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। विराट बाबू की मौत की खबर जब वंदना बहू रानी को लगी तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। कैसे न उजड़ती, आखिर एक पत्नी की दुनिया उसके पति से ही तो होती है। विराट बाबू के जाने के बाद वंदना बहू रानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना किसी से बात करती थी, ना अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे तो सालों हो गए पर मैंने बहू रानी को नहीं देखा। खाना पीना भी बड़ी मालकिन उन्हें कमरे में दे आती है। मालकिन ने बहू रानी को कितना समझाया कि भूल जाए विराट बाबू को, पर वो कहाँ किसी की सुनती है। मुझे तो लगता है कि उनके प्राण भी तभी चले गए थे जब विराट बाबू के गए थे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। बल्लू काका की सारी बात सुनने के बाद युग की आंखों में नमी आ गई। आती भी कैसे नहीं।
बचपन में माँ से ज्यादा प्यार उसे कोई करता था तो वो उसकी वंदना भाभी ही तो थी। युग और बल्लू काका नदी पार कर रहे थे, तभी बल्लू काका चलते चलते रुक जाते हैं। बल्लू काका को यूं अचानक रुकते हुए देख युग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये बल्लू काका नदी के एकदम बीचों बीच आकर क्यों रुक गए। युग उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो देखता है कि बल्लू काका अपनी धोती में बंधी गठान खोलते हैं और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। उन चिल्लर पैसों में से बल्लू काका 1 रुपए का सिक्का निकालकर हाथ जोड़ते हुए उस सिक्के को नदी के अंदर फेंक देते हैं। ये सब देखकर युग की आंखें चौंधी आ जाती हैं और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे ये क्या बल्लू काका, आपने ये सिक्का नदी में क्यों फेंक दिया। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फेंका नहीं बेटा, दान किया है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने, दान किया है मतलब ये बेटा, नदी में सिक्का डालना हमारे हिंदू धर्म में दान का दूसरा रूप बताया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इनका संबंध शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं से बताया गया है। जब नदी, तालाब या फिर समुद्र आदि में हम सिक्का डालते हैं तो ये उसके दैवीय स्वरूप को एक भेंट चढ़ाने का तरीका होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए जल में सिक्के व पूजन सामग्री प्रवाहित करने की प्रथा है। अच्छा, तो ये बात है, पर आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बल्लू काका अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, और वो क्या है युग बाबू। आपको तो पता ही होगा, प्राचीन काल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। तांबा जो है वो जल के शुद्धिकरण में काम आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो पानी शुद्ध हो जाता है। पुराने जमाने में जब लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे तो सिक्के धरातल में जाकर कई दिनों तक वहाँ पर जमा रहते थे। इससे तांबे का अंश धीरे धीरे जल में घुलता था, जिससे शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया चलती रहती थी। आज के जमाने में अब तांबे के सिक्के तो नहीं चलते, पर ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। अच्छा, तो ये बात है युग बाबू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। बल्लू काका और युग धीरे धीरे वापस से नदी पार करने लग जाते हैं। इस तरफ युग के बड़े पापा के घर में युग की बड़ी मम्मी जानकी और उसके भाई की पत्नी रजनी किचन के अंदर खाना बना रही थी। रजनी सब्जी बघाड़ते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी, युग आएगा या नहीं आएगा। जानकी झट से रजनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो रजनी, युग बेटा है इस घर का और मेरे विराट के गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। देखना वो जरूर आएगा। बल्लू काका लेने गए हैं ना उसे, वो युग को अपने साथ लेकर ही आएंगे, मेरा मन कहता है। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे मन को एक बात खाई जा रही है, और वो ये है कि यदि युग को यहाँ हमारे घर आना ही होता तो वो सीधे आ जाता। उसे वो लाशों वाली क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी खोलने की क्या जरूरत थी। आपको पता है ना कितना हंगामा हो रहा है उसको लेकर दोनों गाँव में। हाँ रजनी, मुझे सब पता है, उसी के लिए तो आज मीटिंग भी बुलाई गई है। पर तुम्हें तो पता है ना, जब युग छोटा था और अनुराग भैया उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर आए थे, तब से लेकर आज तक हमने भी तो उसकी खबर नहीं ली, कोई रिश्ता ही नहीं रखा उस बेचारे के साथ, तो कैसे आता वो यहाँ पर। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी रिश्ता हमने उनके साथ नहीं रखा या उन्होंने हमारे साथ नहीं रखा, आप भूल गई युग की माँ को। जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, उसे कैसे भूल सकती हूँ रजनी, वही तो सारे फसाद की जड़ थी। ना वो होती, ना अनुराग भैया ग्रेवयार्ड कोठी जाते और ना ये सब होता। अब आप पुरानी बातों को याद करके दिल छोटा मत कीजिए भाभी, सबको पता है वो औरत कैसी थी, आखिर सारा गांव जानता है। जानकी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे रजनी जल्दी सब्जी बघार वरना मसाला जल जाएगा, देख जरा। रजनी चम्मच हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मेरा ध्यान है यहाँ पर। जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर रजनी की बेटी अवोदिता आ जाती है। अवोदिता की उम्र करीब 23 साल की थी। दिखने में वो सुंदर तो थी, पर उसका रंग काला था। अवोदिता किचन के अंदर घुसते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर बस खाना ही बनाते रहेंगी या बाहर मेहमानों का स्वागत भी करेंगी। युग जी आ गए हैं। जानकी खुश होते हुए कहती है, क्या कहा अवोदिता बेटी, युग बेटा आ गया। हाँ बुआ, और युग जी बाहर पापा और फूफा जी के पास खड़े हुए हैं। जानकी रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल रजनी जल्दी से युग बेटे से मिलने। रजनी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप चाहिए ना, मैं ये सब्जी देख कर आती हूँ वरना ये जल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ।
इतना कहकर जानकी वहाँ से जाने लग जाती है। जानकी के पीछे पीछे ही अवोदिता भी जा रही होती है कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है? अवोदिता शर्माते हुए कहती है, युग जी को देखने। रजनी घूरते हुए कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही है, सीधे सीधे बोलना। जानकी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो कहती है, अरे शर्माएगी कैसे नहीं, भूल गई रजनी, बचपन में युग और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तो ये अवोदिता अपनी दुल्हन की शादी युग के दूल्हे से और युग अपने दूल्हे की शादी इसकी दुल्हन से कराता था। और जब इन दोनों से पूछते थे कि आपस में शादी करोगे, तो कैसे हाँ हाँ चिल्लाते हुए पूरे घर में घूमते थे। अवोदिता शर्माते हुए कहती है, उस वक्त हम छोटे थे बुआ जी। जानकी कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा, छोटे थे? तो एक बात बता, अभी इतना शर्मा क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बचपन का प्यार कैसा होता है? भूल मत कि मैं भी कभी तेरी उम्र की थी। चल अब जल्दी मेरे साथ बाहर। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अवोदिता भी किचन के बाहर कदम रखने ही वाली थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, 2 मिनट अवोदिता, जरा यहाँ पर आना। अवोदिता चिढ़ते हुए कहती है, क्या है माँ, लगता है आज आप मुझे युग जी से मिलने ही नहीं दोगे। रजनी अवोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहती है, तो ऐसे मिलेगी युग से? अवोदिता अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कहती है, तो फिर कैसे मिलूं माँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? अच्छी तो तू बचपन से नहीं दिखती है। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो क्या खा लिया था मैंने, जो मुझे कोयले जैसी बैठी हुई। एक तो लड़की की शादी कराना वैसे ही मुश्किल होता है, ऊपर से काली निकल जाए तो और मुश्किल हो जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर अवोदिता उदास हो जाती है और उसके मन को गहरी ठेस पहुंची थी। अवोदिता सर्वगुण संपन्न लड़की थी, पर अपने काले रंग की वजह से वो हर जगह मार खा जाती थी। कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। कई जगह अवोदिता के रिश्ते की बात चली पर बात नहीं बनी। अवोदिता उदास मन के साथ कहती है, तो क्या करूँ? देख, युग शहर से आया है और हो सकता है कि शहर में कोई लड़की उसे पसंद भी हो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। इससे अच्छा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। दौलत शोहरत सब है युग के पास। अवोदिता धीरे से कहती है, मतलब माँ हम युग पर काला जादू करेंगे? हाँ और नहीं तो क्या, काले जादू से ही तो वो तेरे वश में आएगा, ना कि तेरी काली सूरत देखकर। अवोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, पर माँ मुझे ना शुरू से ही काला जादू वादू ठीक नहीं लगता, और वैसे भी इन सब से कुछ नहीं होता। हमने कितने लड़कों पर काला जादू किया मेरे रिश्ते के लिए, पर कुछ हुआ क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तो इसलिए नहीं हुआ पागल क्योंकि तू ठीक से सच्चे मन से काला जादू नहीं करती, ना ही मंत्रों का सही से जाप करती है, वरना ये काला जादू कभी खाली नहीं जाता, समझी? पर माँ, अवोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, पर कुछ नहीं। देख, तू ही मुझे सच सच बता, तू युग को पसंद करती है या नहीं? अवोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पसंद तो करती हूँ माँ। रजनी झट से कहती है, तो फिर अगर तुझे युग चाहिए तो तुझे काला जादू करना पड़ेगा, उसे अपने वश में करना पड़ेगा, तभी वो तेरे वश में आएगा। अवोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, माँ मुझे युग जी को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ गार्डन में युग के बड़े पापा दिलीप कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके पीछे युग के मामा सुदेश खड़े हुए थे। युग और बल्लू काका वहीं पर युग के बड़े पापा दिलीप के सामने खड़े थे। युग के बड़े पापा की बहुत बड़ी हवेली थी। उनके पास 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिस कारण उनका गांव में बहुत मान सम्मान भी था। गांव में जितनी सरपंच की नहीं चलती थी, उससे कहीं ज्यादा दिलीप की चलती थी। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए बल्लू काका से पूछता है, तो यही है वो? बल्लू काका बौखलाहट के साथ कहते हैं, हाँ मालिक, यही है युग बाबू। जैसे ही बल्लू काका इतना कहते हैं, सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे युग बेटा आ गए तुम, और बताओ कैसे हो? युग सुदेश को देखते हुए धीरे धीरे कहता है, ठीक हूँ मामा जी। दिलीप कहता है, तो तूने ग्रेवयार्ड कोठी क्यों खोली और किसकी इजाजत से खोली? युग कुछ जवाब नहीं देता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका उसके बड़े पापा से बात करने का जरा भी मन नहीं था। सुदेश हंसते हुए कहता है, अरे युग बेटा, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं। बेटा, बड़े जब कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब झट से दे देना चाहिए, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना ये संस्कारों के खिलाफ होता है और लोग सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। युग अपना मुख खोलते हुए कहता है, मामा जी वो कोठी मेरी थी इसलिए मैंने खोल दी, मुझे मेरी चीज खोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दिलीप गुस्से से कहता है, वो कोठी इसके नाम हुई तो क्या हुआ? रौंग का मुचा और बंगला मुडा दोनों ही मेरे गांव है और उन पर मेरा हक है।
अगर वहाँ की तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। युग भी गुस्से से कहता है, गांव भले ही मामा जी किसी का भी हो, पर मैं अपनी चीज कभी नहीं छोड़ता। युग दिलीप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। युग की बातें सुनकर दिलीप समझ जाता है कि युग भी उसके बाप अनुराग की तरह गुस्सैल है, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है, इससे पूछो इसने दूसरी मंजिल पर जो कमरा था जहाँ वो यक्षिणी कैद थी उसे खोला तो नहीं। ये सुनकर युग के माथे पर पसीना आने लग जाता है। अभी तक उसे यक्षिणी के बारे में जितनी कहानी सुनाई गई थी वो सब सच लगने लग गई थी। युग दिलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचने लग जाता है। सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, युग बेटा बताओ, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं, तुमने वो दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो नहीं ना, जिस पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे। इस तरफ किचन के अंदर जब रजनी अपनी बेटी अमोदिता के मुंह से सुनती है कि वो युग पर काला जादू करने के लिए तैयार है तो वो खुश हो जाती है। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, ये हुई ना बात, सुन मैं युग के लिए पानी लेकर जाती हूँ, तू जब तक उसे अपने वश में करने के लिए चाय बना। अमोदिता बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, बस मुझे युग जी के लिए चाय बनानी है और वो मेरे वश में आ जाएंगे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, तुझे चाय कोई ऐसी वैसी नहीं बनानी है, वशीकरण की चाय बनानी है। और वो कैसे बनाते हैं? मेरी बात अब तू ध्यान से सुनना। सबसे पहले तू लौंग और इलायची को अपने शरीर के अंग से लगाकर उसे चाय के अंदर डाल देना। उसके बाद ओम नमः कामाख्या देवी पुरुष में वश कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना और जहाँ पर पुरुष बोला है वहाँ पर युग का नाम लेना है, समझी? माँ समझ तो गई, पर क्या 108 बार जाप करना जरूरी है? और नहीं तो क्या, इतना आसान थोड़ी होता है ये काला जादू। ये कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र है, बहुत शक्ति होती है इसमें, समझी? जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा और फिर देखना युग कैसे तेरे वश में आता है। अच्छा अब मैं बाहर जा रही हूँ, तू यहाँ पर चाय बना वरना भाभी को शक होगा। पर माँ 2 मिनट, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, पापा और फूफा जी भी हैं, अगर चाय पीकर वो लोग मेरे वश में आ गए तो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने सारे लड़कों पर काला जादू किया पर तुझे ये भी नहीं पता मंत्र के अंदर जिसका नाम बोला जाता है उसी पर काले जादू का असर होता है। तू तो सिर्फ युग का ही नाम लेगी ना तो वही तेरे वश में आएगा, समझी? हाँ माँ समझ गई। चल अब मैं जा रही हूँ, याद रखना 108 बार मंत्र का जाप करना और इस दौरान अपना ध्यान नहीं भटकाना, पूरे मन से जाप करना। जी माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। रजनी पानी का गिलास उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रजनी के जाते ही अमोदिता चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो एक डिब्बे में से लौंग और इलायची निकालती है। अमोदिता लौंग और इलायची को अपने वक्ष से स्पर्श करके पकती हुई चाय के अंदर डाल देती है। अमोदिता चाय को देखते हुए कहती है, ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी युग वश करु करु स्वाहा। अमोदिता लगातार मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। इस तरफ बाहर गार्डन में युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने रिश्तेदारों को बताए या नहीं बताए कि जिस कमरे में यक्षिणी कैद है उसने उसे गलती से खोल दिया था। युग इसी उलझन में फंसा हुआ था कि फिर सुदेश उससे पूछता है, बताओ युग बेटा, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं, जिस कमरे में यक्षिणी कैद है तुमने उसे खोला तो नहीं ना? क्या था उस कमरे का नंबर? हाँ याद आया, 666, यही नंबर था उस कमरे का। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही बल्लू काका बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं छोटे मालिक, वो दरवाजा युग बाबू ने नहीं खोला है। मैं जब उस कोठी में युग बाबू को लेने गया था तो मैंने देखा था वो दरवाजा बंद था, उस पर ताबीज भी बंधे हुए थे। जैसे ये बात बल्लू काका ने बोली, दिलीप और सुदेश एक लंबी आह भरते हैं, जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। दिलीप अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चलो कुछ तो ठीक हुआ, कह दो इससे कि वो कोठी बंद कर दे और रहना चाहे तो वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मामा जी कह दीजिए इनसे कि मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला
और मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा, किसी और के नहीं। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर युग की बड़ी मम्मी जानकी आ जाती है। जानकी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बेटा तू आ गया। जब युग अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखता है तो खुश हो जाता है। कुछ पल पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो अचानक से गायब हो जाता है। युग अपनी बड़ी मम्मी के पैर छूने लग जाता है। जानकी प्यार से युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तू अपनी बड़ी मम्मी के पास जरूर आएगा। आखिर इतने सालों बाद तुझे अपनी बड़ी मम्मी की याद आ ही गई ना। युग कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहाँ पर 3-4 आदमी आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। देखने से वो युग के बड़े पापा दिलीप के पहरेदार लग रहे थे। उन्हीं चारों आदमी में से एक आदमी दिलीप से कहता है, मालिक मीटिंग लग चुकी है और आपका सब इंतजार कर रहे हैं। सरपंच साहब ने हमें भेजा है। दिलीप फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, अच्छा मीटिंग लग गई तो चलो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो। इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने आदमियों के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। सुदेश भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। युग हैरानी के साथ जानकी से पूछता है, बड़ी माँ, ये बड़े पापा और मामा जी किस मीटिंग में जा रहे हैं? वो युग बेटा, वो जो तुमने ग्रेवयार्ड कोठी खोली है ना, उसी सिलसिले में आज रोंका मुचा और बंगला मुड़ा दोनों गांव के सरपंचों ने मीटिंग रखी है। उसी में गए हैं तुम्हारे बड़े पापा और मामा जी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मैंने कोठी खोली, इस सिलसिले में मीटिंग बैठी है, पर क्यों? और वो कोठी तो मेरी है ना, मेरी मर्जी मैं उसे खोलूं या बंद करूं। गांव वालों को उससे क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी के बारे में। सारा गांव जानता है कि यक्षिणी को उस कोठी में बंद किया गया था और अब कोठी खुलने के बाद सारे गांव के ऊपर मौत मंडरा रही है। जब तक कोठी वापस से बंद नहीं हो जाती, गांव वाले चैन की सांस नहीं लेंगे। पर बड़ी माँ, मैं वो कोठी बंद नहीं। युग फिर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहाँ पर रजनी पानी का गिलास लेकर आ जाती है और युग को देखते हुए कहती है, अरे युग बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए, पहचान में ही नहीं आ रहे। पहचाना मुझे तुमने? युग रजनी को देखते हुए कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मामी जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। रजनी पानी का गिलास युग को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पानी पी लो, तुम थक गए होगे ना। युग पानी का गिलास लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मामी जी आप पानी ले आई, मेरा तो बहुत गला सूख रहा है, तभी से जब से नदी पार कर रहा था। युग पानी का गिलास अपने होठों से लगाने ही वाला था कि तभी जानकी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ युग बेटा, पानी मत पीना। जानकी के कहने पर युग रुक जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बड़ी माँ? रजनी मनी मन घबराने लग जाती है और सोचने लगती है, ये भाभी युग को मेरे हाथों से पानी पीने से मना क्यों कर रही है? इनको क्या हो गया अचानक से? जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, रजनी तुम भूल गई, युग नदी पार करके आए हैं, पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। रजनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी भाभी। वो क्या है ना, युग इतने सालों बाद आया है ना, तो खुशी के कारण भूल गई थी। आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। युग रजनी को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ, ये मामी जी कहाँ और क्या लेने जा रही हैं? बस देखते जा बेटा, कुछ देर में तुझे खुद ही तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर बाद जब रजनी वापस आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ था। युग उस लोटे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, जो नदी पार करके आते हैं उन्हें गिलास की जगह लोटे से पानी पिलाया जाता है क्या? जानकी युग की बात का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा, ये पानी नहीं बल्कि गौमूत्र है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? गौमूत्र है? इसका क्या करना है? प्लीज बड़ी माँ, आप ये मत कहना कि इसे मुझे पीना है। कहीं यहाँ पर ये रिवाज तो नहीं है ना कि जो लोग नदी पार करके आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाता है? युग की बातें सुनकर जानकी और रजनी दोनों ठहाके मार मार कर हंसने लग जाती हैं। जानकी हंसते हुए ही कहती है, ये पीने के लिए नहीं है बेटा। तो फिर किस चीज के लिए है बड़ी माँ? जानकी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती और वो लोटा रजनी के हाथों से ले लेती है। जानकी उस लोटे के अंदर का गौमूत्र अपने हाथ में लेते हुए युग के ऊपर छिड़कने लग जाती है। युग जानकी को रोकते हुए कहता है, कि आप क्या कर रही हैं बड़ी माँ? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जानकी गौमूत्र युग पर छिड़कते हुए कहती है,
तुझे नहीं पता युग बेटा, पर यही रिवाज है। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र बहुत ही पवित्र पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में अनेक देवी एवं देवता निवास करते हैं और गौमूत्र में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की शक्ति निहित होती है। हमारे गांव के लोग तो हर दिन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर करने के लिए पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि उसका कुछ भी कहना फिजूल है। बड़ी मम्मी उनके मन की करके ही रहेगी। गौमूत्र के छिड़काव के बाद युग पानी पीने लग जाता है। रजनी युग के आसपास की स्मेल लेते हुए कहती है, भाभी इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग पानी पीते हुए कहता है, अरे मामी जी, स्मेल कैसे नहीं आएगी? अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी माँ ने मेरे ऊपर मुट्ठी भर भर के गौमूत्र छिड़का है। नहीं युग बेटा, ये गौमूत्र की स्मेल नहीं है। ये बदबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है, सड़ी हुई गोभी की तरह। जानकी डरते हुए कहती है, युग बेटा, कहीं ये बदबू तुम्हारे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने की वजह से तो नहीं रही? आखिर वहाँ पर वो यक्षिणी जो कैद है। जानकी की बात सुनकर युग भी घबराने लग जाता है। उसको भी मन ही मन लगने लग जाता है कि उनका कहना ठीक है। आखिर उसने कल रात यक्षिणी का कमरा जो खोला था, हो सकता है उसी वजह से उसकी शर्ट में से बदबू आ रही हो। पर जानकी और रजनी को उस पर शक न हो, इसलिए वो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अरे नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। युग, जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अमोदिता चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। चाय की ट्रे में 4 कप चाय रखी हुई थी। अमोदिता आते से ही कहती है, अरे फूफा जी और पापा कहाँ चले गए? मैं तो उनके लिए भी चाय लेकर आई थी। जानकी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो चले गए बेटा, कोई बात नहीं, ला चाय युग बेटे को और हमें दे दे। रजनी अपने हाथ से अमोदिता की तरफ इशारा करते हुए युग से कहती है, मुझे तो पहचान लिया था तुमने युग बेटा, पर ये बता इसे पहचाना या नहीं पहचाना? युग अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, ये आपकी बेटी अमोदिता है ना? युग ने इतना ही कहा था कि तभी जानकी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे युग बेटे ने, ये सबको पहचानता है, किसी को नहीं भूला। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, सिवाय अपनी माँ के। जैसे ही युग ये बात कहता है, अचानक से वहाँ पर खड़े सभी लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, जैसे उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। रजनी माहौल को बदलते हुए कहती है, अरे वाह अमोदिता, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाय अच्छे से तो बनाई है ना, जैसे मैंने बताई थी? अमोदिता तिरछी आंख से अपनी माँ को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे आपने बताई थी। तो खड़ी क्या है, युग बेटे को देना। अमोदिता युग के पास जाती है और उसे चाय देते हुए कहती है, युग जी चाय लीजिए ना। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, गर्मी बहुत है, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रजनी को झटका सा लगता है। उसे कुछ भी करके अमोदिता के हाथ की चाय युग को पिलानी थी। रजनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, पी लो युग बेटा, अमोदिता ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, वरना फेंकने में जाएगी। बस एक बार तुम अमोदिता के हाथ की चाय पीकर देखो, फिर तुम उसी के हाथों की चाय के गुणगान गाने लग जाओगे। वो तो सब ठीक है मामी जी, पर पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। युग की बात सुनकर अमोदिता का चेहरा छोटा सा हो गया। जानकी अमोदिता का उदास चेहरा देखते हुए युग से कहती है, पी ले युग बेटा, वरना अमोदिता को बुरा लगेगा। उस बेचारी ने तेरे लिए ही चाय बनाई थी। और भूल गया, बचपन में जब तू अपने गुड्डे की इसकी गुड्डी से शादी करता था तो क्या कहता था कि मेरा गुड्डा तो अमोदिता की गुड्डी के लिए जहर भी पी ले, और अब तू चाय पीने से घबरा रहा है। युग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही बड़ी मम्मी, कहाँ आप बचपन की बातों को लेकर बैठी हुई हैं। जानकी और रजनी के फोर्स करने पर युग चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाय का कप उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जब अमोदिता युग को चाय देने के लिए थोड़ा सा झुकती है तो उसकी नजर युग की आंखों पर पड़ती है और युग की आंखों में देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो बहुत नर्वस हो जाती है। जब कोई लड़की अपने बचपन के प्यार को देखती है तो अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। अमोदिता इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जोर जोर से कांपने लग जाते हैं और अगले ही पल ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और सारे कप जमीन पर गिरकर धड़ाम से फूट जाते हैं।
रजनी गुस्से से कहती है, ये क्या, सारी मेहनत बर्बाद कर दी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे रजनी, तू क्यों अमोदिता पर चिल्ला रही है, बच्ची है बेचारी, हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी युग बेटे का भी मन नहीं था चाय पीने का, हम ही उस पर दबाव बना रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अमोदिता नीचे बैठकर जमीन पर फूटे चाय के कप के कांच ट्रे में उठाने लग जाती है। जानकी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अमोदिता बेटा, रहने दे तू, मैं कर लूंगी। युग अमोदिता और जानकी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने आसपास देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये बात रजनी नोटिस कर लेती है और युग से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो मामी जी, मैं सबसे मिल गया पर मुझे कहीं वंदना भाभी नहीं दिखी, वो कहाँ पर है? युग का सवाल सुनकर अचानक से रजनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अमोदिता भी कांच के टुकड़े बिनते बिनते रुक गई थी। युग कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वंदना भाभी यहाँ पर नहीं है क्या? जानकी हिचकिचाते हुए कहती है ना युग बेटा, वंदना यहीं पर है, अपने कमरे में। मुझे उनसे मिलना था बड़ी माँ, उनसे भी तो मिले हुए कई साल हो गए हैं, और आप सबको तो पता ही है बचपन में भाभी मेरा कितना ख्याल रखती थी। हाँ वो तो है बेटा, पर जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग कहता है, पर क्या बड़ी माँ, प्लीज बताइए ना भाभी का कमरा कहाँ है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। जैसे ही अमोदिता ये बात सुनती है, अमोदिता के डर के कारण हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा बुआ जी आपने, वंदना भाभी के कमरे में? जानकी कहती है, हाँ वंदना के, जा लेकर जा युग को। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली उनके कमरे के पास भी। अरे जा ना, मैंने कहा ना। युग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, ये अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना डर क्यों रही है? रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? भाभी कब से तुझे कुछ करने को बोल रही है और तू यहाँ बैठी हुई है? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे, बड़ों की बात को ना मानना? रजनी के चिल्लाने पर अमोदिता अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और युग से कहती है, चलिए युग जी। अमोदिता और युग सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे अमोदिता वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी, उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। युग की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना घबरा क्यों रही थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अमोदिता के पैर डर के मारे कांप रहे थे। युग बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। युग से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ ही लेता है, अमोदिता, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से मैंने वंदना भाभी का जिक्र किया है तब से तुम घबरा रही हो, आखिर बात क्या है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा युग जी, क्या कहा युग जी आपने, मैं घबरा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी भला, कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं अमोदिता, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, बताओ ना हुआ क्या है, तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे? अमोदिता धीरे से कहती है, आपको वंदना भाभी के बारे में नहीं पता क्या? युग बिचकते हुए कहता है, क्या नहीं पता, जरा खुद सोच कर देखो, मैं तो 13 साल बाद आया हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अमोदिता अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी युग जी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहता है, अमोदिता बात मत घुमाओ, बताओ क्या बता रही थी तुम वंदना भाभी के बारे में मुझे? वो युग जी, वो जो वंदना भाभी है ना, वो थोड़ी। अमोदिता बोलते बोलते रुक जाती है और बात को पलटते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, देखिए वो रहा वंदना भाभी का कमरा। जब युग
युग उस ओर अपनी नजरें करता है तो देखता है कि उनके सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, अरे ये दरवाजा तो बंद है अमोदिता। नहीं युग जी, ये बस टिका हुआ है, आप हल्का सा धक्का देंगे तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं युग जी आप जाइए, मुझे काम है। अरे ऐसा क्या काम है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। नहीं युग जी बात को समझिए, मैं नहीं आ सकती, आप अंदर जाइए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर युग का अगला सवाल सुने बिना ही अमोदिता वहाँ से चली जाती है। अमोदिता को वहाँ से जाते हुए देखकर युग को बड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे तो अपनी वंदना भाभी से मिलना था। युग दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते हुए कहता है, वंदना भाभी देखिए मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता। युग फिर आवाज लगाता है, वंदना भाभी आप जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने, आपका युगू। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो युग बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लेता है। अच्छा आपको बाहर नहीं आना तो बताइए, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ भाभी। इतना कहकर युग दरवाजे को हल्का सा धक्का दे देता है। जैसे ही युग दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। इस तरफ रोंका मुचा गांव के सरपंच रतन पाली के घर के आंगन में मीटिंग बैठी हुई थी। आंगन में 3 कुर्सी लगी हुई थी, जिसमें एक कुर्सी में बंगला मुडा गांव के सरपंच भूपेंद्र बक्सी, दूसरी कुर्सी पर रोंका मुचा गांव के सरपंच रतन पाल और तीसरी पर युग के बड़े पापा दिलीप बैठे हुए थे। युग के मामा सुदेश हमेशा की तरह दिलीप के पीछे खड़े हुए थे। आंगन में करीब 40-50 लोग थे, जिसमें से कुछ खड़े तो कुछ बैठे हुए थे और बड़ी आस लगाकर कुर्सी पर बैठे तीनों आदमियों की ओर देख रहे थे। बंगला मुडा गांव के सरपंच भूपेंद्र पाल थोड़ा असमंजस में पड़कर दिलीप से कहते हैं, दिलीप जी आपको तो पता ही है कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है, भला आपसे क्या छुपा है। हम तो ये मीटिंग रखना ही नहीं चाहते थे, पर आपको तो पता ही है बंगला मुडा गांव और रोंका मुचा गांव दोनों के ही नियम कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर कोई भी हो। गांव के लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी इस मीटिंग से। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, पता है हमें मत सिखाओ और सीधे मुद्दे की बात करो, समझे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और भी काम है हमें। दिलीप का गुस्सा देखकर गांव वाले डर जाते हैं, पर रतन पाली बड़ी हिम्मत करके कहता है, सुना है किसी लड़के ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोल दिया है। रतन पाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही भूपेंद्र बोल पड़ता है, सुना नहीं है रतन जी, मेरे आदमी तो खुद उस कोठी को बड़ी हिम्मत करके देख के आए हैं। उसका दरवाजा खुला हुआ है और सुनने में आया है कि वो लड़का और कोई नहीं, वही लेखक साहब अनुराग जी का बेटा है युग। युग के बड़े पापा दिलीप कुछ नहीं कहते, वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। भूपेंद्र को सवाल करते देख रतन की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी सीना चौड़ा करते हुए कहता है, आपको तो पता ही है कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करने में। कल ही किश्नोई नदी पर ढेर सारे मरे हुए कौवे मिले हैं और ये संकेत है मौत के पहले का, संकेत कि वो आने वाली है और यदि वो फिर से आ गई तो गांव में फिर से मर्दों के शिकार होना शुरू हो जाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो दोनों गांव को वापस से शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। दिलीप अभी भी कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मूंछों को घुमाए जा रहा था। दिलीप को यूं चुप बैठा हुआ देखकर भूपेंद्र और रतन तो हैरान थे ही, पर उससे ज्यादा गाँव वाले थे, क्योंकि गाँव वालों ने आज तक दिलीप को इतनी देर तक चुप बैठा कभी नहीं देखा था। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। दिलीप अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, जो कहना था कह दिया, अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों गांव की जितनी फिक्र मुझे है उतनी किसी को नहीं हो सकती, यहाँ के सरपंचों को भी नहीं। जैसे ही दिलीप ये बात कहता है, रतन और भूपेंद्र तिरछी नजरों से दिलीप को देखने लग जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सारा गांव जानता है इस गांव में यदि पक्की सड़कें, स्कूल, बांध जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका सारा पैसा मैंने दिया है, तो मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई नहीं सोच सकता, समझे आप लोग। रतन बीच में ही दिलीप को टोकते हुए कहता है, पर दिलीप जी इन सब बातों का ग्रेवयार्ड कोठी के खुलने से क्या लेना देना। दिलीप गुस्से से कहता है, मेरी बात तो पूरी होने से पहले रतन, तो हाँ क्या बोल रहा था कि मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई सोच भी नहीं सकता, और रही बात ग्रेवयार्ड कोठी की, तो बस दरवाजा खुला है, यक्षिणी अभी भी उसी कमरे में कैद है जहाँ पर उसे तीनों धर्मगुरुओं ने कैद किया था। मेरे भाई अनुराग का बेटा युग जो कि शहर से आया है, उसे पता नहीं था इस बारे में, गलती से उससे ग्रेवयार्ड कोठी खुल गई है, जल्द ही कोठी वापस से बंद हो जाएगी, आप लोग फिक्र ना करें। हर कोई ध्यान से दिलीप की बात सुन रहा था, सब लोग एक टक नजर से उसकी ओर देख रहे थे। दिलीप अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है,
अब और किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ सकता है। कोई कुछ नहीं पूछता है क्योंकि गांव वालों के मन में दिलीप का बहुत खौफ था। कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। दिलीप अपनी कुर्सी पर से उठता है, गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और वहां से जाने लग जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वंदना भाभी ने कमरे के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा था, जबकि बाहर लाइट तो थी। युग वंदना को आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी कहाँ पर हैं आप अंदर ही हो ना? कोई जवाब नहीं आता। युग वंदना को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था, खामोशी और अंधेरा बढ़ते जा रहा था। युग बार बार वंदना को पुकारे जा रहा था, पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। युग वंदना को पुकारते हुए कहता है, वंदना भाभी कहाँ पर हैं आप? अंदर ही हो ना आप? यहाँ पर हो या नहीं? युग वंदना को पुकारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक काला साया निकलता है। वो झट से पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो पीछे मुड़ता है वो काला साया वहाँ से जा चुका था। युग समझ ही नहीं पाता कि उसके पीछे से थोड़ी देर पहले क्या चीज गुजरी थी। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो उल्लू की तरह अपनी आंखें तेज करके अंधेरे में देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। एक कारण ये भी था कि वो अंधेरे में बैठी हुई थी। युग मन ही मन सोचने लगता है, जरूर यही वंदना भाभी होगी, क्योंकि विराट भैया के गुजर जाने के बाद वंदना भाभी ने विधवा के तौर तरीके अपना लिए होंगे। युग धीरे से कहता है, वंदना भाभी आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं? लाइट तो है, फिर आपने लाइट जलाई क्यों नहीं? बिस्तर पर बैठी औरत को जवाब नहीं देती है, पर युग अपनी बात आगे जारी रखता है और कहता है, वंदना भाभी आप चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। आपको पता है यहाँ पर स्पेशली सिर्फ मैं आपसे और बड़ी माँ से मिलने आया हूँ, वरना आपको तो पता ही है बड़े पापा को देखकर यहाँ पर मेरा आने का मन नहीं करता है। वो औरत फिर कुछ जवाब नहीं देती। युग बातें करते हुए अपने कदम बिस्तर पर बैठी औरत की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ रजनी अपने कमरे के अंदर थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसने सारे कमरे का सामान बिखरा दिया था। रजनी कमरे के अंदर रखी अलमारी खोलती है और उसका सामान बाहर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ पर अमोदिता आ जाती है और हैरानी के साथ पूछती है, माँ तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुनकर पहले तो रजनी घबरा जाती है, पर जब वो पीछे पलटकर देखती है कि अमोदिता ने उसे आवाज दी थी तो वो चैन की सांस लेने लग जाती है और वापस से अपना कुछ सामान ढूंढने लग जाती है। अमोदिता फिर पूछती है, माँ बताओ ना तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? रजनी बात को पलटते हुए कहती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तुझे युग के साथ वंदना के कमरे में भेजा था ना? अमोदिता उलझन में जवाब देती है, हाँ माँ, पर मैं युग जी को वंदना भाभी के कमरे के पास छोड़कर वापस आ गई। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, तुझे मैंने युग के साथ इसलिए भेजा था ताकि तू उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसे बातों में फंसाए, बचपन की बातें याद दिलाए, पर तू तो एक नंबर की ढोर निकली। और एक बात बता, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे नीचे आने की? तू युग को वहाँ छोड़कर क्यों आ गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, आप तो जानती है ना माँ वंदना भाभी की हालत, मुझे उनसे डर लगता है उनके पास जाने में भी। रजनी अपने हाथ से अमोदिता के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या कहा? डर लगता है? कैसी लड़की है रे तू, मुझे तो तुझ पर शक होता है कि तू मेरी बेटी है या नहीं। काला जादू करने वाले कब से डरने लग गए? वो डरते नहीं है बल्कि अपनी काली विद्या से पूरी दुनिया को डराते हैं, समझी? समझ रही हूँ माँ, पर मैं तो अभी ये जादू टोना करना बस सीख रही हूँ ना, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। रजनी अपनी भवें उठाते हुए कहती है, हाँ वो दिखा, मुझे ये बता तूने चाय की ट्रे क्यों गिरा दी? वो माँ, मैंने कोई जानबूझकर नहीं गिराई थी चाय की ट्रे, गलती से गिर गई थी। क्या कहा गलती से? नालायक लड़की, तुझे पता है ना इन काली विद्याओं में गलती नहीं चलती, गलती की सजा सीधा मौत होती है, समझी? अमोदिता अपनी माँ की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर आज तू युग को चाय पिला देती तो सारी बात बन जाती, बस एक बार युग तेरे वश में आ जाता, फिर देख रहा था क्या होता है यहाँ पर, जो भी है सब अपना ही होगा। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है, माँ तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अगर हम युग जी को चाय नहीं पिला पाए तो क्या हुआ? खाना तो आज युग जी यहीं पर खाएंगे ना, हम उसमें उन्हें कुछ मिला के दे देंगे जिससे वो हमारे वश में आ जाएंगे। नालायक लड़की, ये जादू टोना है, कोई मदारी का खेल नहीं कि जब मन चाहा शुरू कर दो।
इसका भी एक वक्त होता है, समय सीमा होती है, हर कभी नहीं किया जाता ये सब, समझी? अमोदिता शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक काली विद्या को दिन में बस एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा और उसे भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तब अगला दिन शुरू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे माँ? रजनी वापस से अलमारी के दराज में कुछ ढूंढते हुए कहती है, वही तो ढूंढ रही हूँ, बस एक बार वो मिल जाए फिर देखना। पर आप क्या ढूंढ रही हो माँ? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, समझी तू बस एक काम कर, कैसे भी करके युग के बाल ले आ। अगर हमें उसका एक बाल भी मिल गया तो बात बन जाएगी। अगला जादू टोना हम उसी से करेंगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी युग जी का बाल लाने की। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, कोशिश नहीं, मुझे युग का बाल चाहिए ही, समझी? वरना भूल जा युग को, समझी? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी युग जी का बाल। इस तरफ रजनी और अमोदिता युग पर जादू टोना करने की प्लानिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युग वंदना के कमरे में था और घबराया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि वो जब से वंदना से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। युग उस औरत के पास कदम बढ़ाते हुए कहता है, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, जब से बस मैं ही आपसे बातें कर रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। युग के इतना कहते ही बिस्तर पर बैठी औरत एकदम से रोने लग जाती है। युग घबराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हो? वो औरत युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस रोई जा रही थी। भाभी, युग भाभी भाभी कहते हुए उस औरत के पास जाने लगता है और जैसे ही उस औरत को छूता है, वो औरत अपने दोनों हाथों से युग का गला पकड़ लेती है। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसकी वंदना भाभी तो थी, पर पहले के मुकाबले उनमें काफी बदलाव आ गया था। वंदना का चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। दिखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गई थी, उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। युग अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, कि आप क्या कर रही हैं भाभी? आप मेरा गला क्यों दबा रही हैं? छोड़िए मुझे। वंदना गुस्से में कहती है, दरवाजा खोलकर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तेरा गला क्यों दबा रही हूँ? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? किस दरवाजे की बात कर रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, यक्षिणी के कमरे का दरवाजा। ये बात सुनकर युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वंदना भाभी को कैसे पता कि उसने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैंने कहा यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला। वंदना गुस्से से कहती है, झूठ बोलता है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है, समझा? युग की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी, वो अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने लगती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग गई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्दी ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल बाद अपना दम तोड़ देगा। अब तो युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाए जा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले उसकी चीखों की आवाज सुनकर वहां जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती हैं। वहां के हालात देखकर वो तीनों भी भौंचक के रह जाते हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती, उसका पूरा ध्यान अभी भी युग का गला दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुड़ाते हुए कहती है, वंदना मैं कहती हूँ छोड़ो युग का गला, वरना वो मर जाएगा, छोड़ो। वंदना गुस्से में बड़बड़ाती है, नहीं
नहीं छोड़ूंगी। इसने यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल क्या बकबक कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना, युग ने बस ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। यक्षिणी जहाँ पर कैद थी वो कमरा नहीं खोला, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसकर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं, इसने खोला है, ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है, इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाई जा रही थी, पर वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उनके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे की दहलीज पर ही मंत्रमुग्ध होकर खड़ी थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंदना को इस हालत में देखकर अक्सर वो घबरा जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहाँ पर खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी लगाती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर ही रखा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही एनेस्थीसिया का लिक्विड वंदना के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लिटा देती हैं। रजनी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी अमोदिता ने ANM का कोर्स करके रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गांव और आसपास के गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सीधे मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आता है। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी यही बात घूम रही थी कि वंदना को कैसे पता कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उनसे अपने सिर की चंपी करवा रहा था। जानकी युग की चंपी करते हुए कहती है, युग बेटा, तुझे पता है बचपन में अक्सर मैं ही तेरी कंघी किया करती थी। तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार करके नजर का टीका लगाकर तेरे दोस्तों के साथ खेलने भेजा करती थी। युग कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलू गोलू था। ये अमोदिता तो तुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देती, खबरदार जो मेरे युग बेटे को मोटू बोला तो। पर बेटा, अब तू ना बहुत दुबला हो गया है। शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता क्या? तू खुद खाना बनाता है या कोई बाई लगवा कर रखी है? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके और वंदना के बीच हुए हादसे से उभर नहीं पाया था। जानकी चंपी करना रोक देती है और धीरे से युग से पूछती है, क्या सोच रहे हो युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसी कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी और ये भाभी, ये तेरी वो वंदना भाभी हो भी कैसे सकती है बेटा? वो वंदना तो तभी मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मरा था। इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे न रो बेटा? जिस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो वो माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता। वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने ही तुम्हारे भाई को मारा था। एक बूंद तक खून की उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पर बड़ी माँ, यक्षिणी ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती है बेटा। वो तो बस जो भी मर्द अमावस्या और पूर्णिमा की रात कृष्णोई नदी पार करता था उसके साथ संभोग करके उसे मार देती है। उसे एक अभिशाप मिला था। कैसा अभिशाप बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है वो दूसरे लोक से आई थी और एक अभिशाप मिलने के कारण ये सब कर रही थी।
युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये अभिशाप है क्या जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है। जानकी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हम लोगों को बिना बताए उस ग्रेवयार्ड कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसकी ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि झाड़ फूंक भी करवाई पर किसी काम नहीं आया। बाबाओं का तो कहना था कि यक्षिणी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये बात ज्यादा ना फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो, इसीलिए हम ही लोगों ने वंदना को कमरे में बंद करके रखा है। ना ही उसे किसी से मिलने देते हैं, ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है बस बेचारी। कभी कभी तो मुझे भी उसकी हालत पर रोना आता है, पर मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस ग्रेवयार्ड कोठी से वापस आई थी तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाए हुए है। तूने दरवाजा क्यों खोला मुझे सब पता है। पता नहीं उस ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था उसके साथ। उसने ग्रेवयार्ड कोठी में कहाँ का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था, ये बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ बेटा, उस वक्त तेरे पापा ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा करते थे, पर तेरे पापा की मौत के बाद वो राज भी दब गया। आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? कैसे पूछते बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते जो तोड़ दिए थे। कहा था कि यदि दरवाजे की दहलीज भी पार की तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इन सब बातों पर विश्वास करे या नहीं, पर अभी तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार इन सब बातों पर यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तभी वंदना भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला, मुझे सब पता है, क्योंकि जब से वो ग्रेवयार्ड कोठी से लौटी है यही बड़बड़ाई जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, हाँ पर युग बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं तूने सच में तो यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि बड़ी माँ को सच बताऊं या नहीं बताऊं। जानकी उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रजनी और अमोदिता आ जाती है। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अच्छा तो युग तुम चंपी कर पा रहे हो? तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी चंपी करती है, उसके हाथ से एक बार चंपी करवाओगे तो हमेशा करवाते रहोगे। रजनी अपनी आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमोदिता खड़ी क्या है, जाकर युग की चंपी कर दे और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे। कितना काम करेगी वो इस उम्र में। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो क्यों युग की चंपी करने को कह रही थी, ताकि चंपी के बहाने वो उसका एक बाल तोड़ सके उस पर काला जादू करने के लिए। अमोदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी लाइए, मैं कर देती हूँ युग जी की चंपी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, हो गई है चंपी, बड़ी माँ बहुत देर से कर रही थी, ज्यादा चंपी करने से बाल खराब हो जाते हैं। रजनी मनी मन सोचने लग जाती है, ये युग अमोदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, अच्छा बड़ी माँ अब मैं निकलता हूँ, सबसे मुलाकात करने आया था वो हो गई। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो युग बेटा? ग्रेवयार्ड कोठी मामी जी, आखिर वही तो मेरा घर है ना, हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। ये बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, लगता है तुम अभी भी हमसे नाराज हो। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ, आप बड़ी हैं मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ तो क्या तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे? आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, देखो कितने सालों बाद आए हो तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके, वो भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ युग बेटा रुक जाओ ना, भाभी कितने प्यार से कह रही है।
जानकी और रजनी के दबाव देने पर युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ, मामी, आप दोनों कहती हैं तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे। तो फिर अब बताओ, आज रात क्या खाओगे तुम? तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएगी मेरी अमोदिता। अमोदिता खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। वैसे मेरी अमोदिता सभी काम में माहिर है, बस अपने चेहरे के रंग से पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी आप ऐसा क्यों बोलती हैं? इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है युग को अमोदिता पसंद आ गई, तभी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अमोदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी, आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो अमोदिता, जो तुम्हें ठीक लगे। शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत हो गई है। ठीक है युग जी। इतना कहकर अमोदिता वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमोदिता और बल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमोदिता युग का बाल तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी, पर वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे अमोदिता युग को और चावल दो ना। अमोदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ ही थी कि तभी युग चावल लेने से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया, तो जल्दी ही समझा दो, ज्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये आप लोग किसे क्या समझाने की बात कर रहे हैं? सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटा, आज ना गांव में ग्रेवयार्ड कोठी के सिलसिले में मीटिंग बैठी थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि तुम्हें वो ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी? पर क्यों? तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि वो कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना थी और वहीं पर यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोठी खुली है, गांव में दहशत का माहौल है, तो दोनों गांव वाले चाहते हैं कि वो कोठी बंद हो जाए। पर मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला। वो कोठी मेरी है और अब मैं वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश कह दो इससे, अगर इसे इस गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इस तंज का कुछ जवाब देता उससे पहले ही सुदेश भी युग को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा, तुम रहना चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। किस घर की बात कर रहे हैं आप मामा जी? हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा तुम तो आज रात यहीं पर रुकने वाले थे ना? हाँ बड़ी माँ, रुकने वाला था, पर यहाँ इतना कुछ हो गया ना कि अब मन नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही युग वहाँ से चला जाता है। जब युग कृष्णोई नदी के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग को समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटने के नीचे तक पानी था, अचानक नदी में इतना पानी कैसे आ गया था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था क्या करे। झगड़ा करके आने के बाद वो वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुक भी नहीं सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और था भी नहीं। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे। तभी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे नदी के किनारे पर कई सारे जुगनू एक साथ जगमग जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर करीब 50-60 जुगनुओं का एक झुंड था, जिनकी जगमग रोशनी की वजह से वहाँ पर कभी पीला उजाला तो कभी अंधेरा दिखता था।
युग उन जुगनुओं को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो जुगनू एक एक करके उस झुंड में से अलग होने लग जाते हैं और किसी कलाकृति का आकार लेने लग जाते हैं। वो जुगनू एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और वहीं पर रुककर जगमगाने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो जुगनू एक लड़की की कलाकृति बना लेते हैं। उन जुगनुओं को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की के बदन के हर एक अंग पर एक जुगनू बैठा हुआ हो। ऐसे दृश्य की युग कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया था। जुगनुओं का लड़की की कलाकृति के रूप में चमकना युग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। युग चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था और उसके पैर खुद ब खुद जुगनुओं की उस कलाकृति के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब युग उन जुगनुओं की कलाकृतियों के पास पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर तक वो मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहता है। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को 2 से 3 बार मलता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर ये मेरी आंखों का धोखा है। युग के सामने एक लड़की थी जिसके बदन के चारों तरफ सच में जुगनू बैठे हुए थे। उस लड़की का मुंह दूसरे साइड था, जिस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की का सुडौल बदन था। वैसे तो युग का